हेलो नमस्कार, हेलो नमस्कार। जुबां से निकलती प्यार भरी पुकार, जुबां से निकलती प्यार भरी पुकार, दिल से करती हूँ आपका सत्कार। जुबां से निकलती प्यार भरी पुकार, दिल से करती हूँ आपका सत्कार। मुबारक हो आपको गणतंत्र का पर्व, मुबारक हो आपको गणतंत्र का पर्व। 2 लाइनों से अपने भाषण की शुरुआत करती हूँ। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम भी कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो आइए एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे इस तिरंगे के सम्मान में, हमारे इस तिरंगे के सम्मान में। सरलता, सज्जनता और विद्वता की प्रतिमूर्ति माननीय डीन सर और सभी प्रोफेसर और सभी सीनियर और मित्रगणों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गोलियों की आवाज़ गूंजती है और सीने पर गोलियां खाते हुए लवलुहान देशभक्त भूमि पर गिर पड़ते हैं, परंतु कोई नहीं, कोई पश्चाताप नहीं है। दिख रहा है तो बस एक अलौकिक तेज, और उस तेज में अटल विश्वास कि हमारा भारत अवश्य स्वतंत्र होगा। और 15 अगस्त 1947 को यह विश्वास प्रतिफलित भी हुआ, क्योंकि यह देश महापुरुषों का है, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधकों संतों का, यह देश वीर बलवानों का, यह देश वीर बलवानों का। गुणीजनों और महापुरुषों की उपस्थिति में हमारे देश की स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहती जब तक यहाँ संविधान रचा न जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरा हिंदुस्तान बड़ी धूमधाम से 73वें गणतंत्र दिवस को मना रहा है। 15 अगस्त 1947 से हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से हर हिंदुस्तानी खुशी से सांस ले रहा था, परंतु देश में उस समय किसी तरह का कोई नियम या कानून लोगों के लिए नहीं बना था। दोस्तों, हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? इसके लिए मैं आपको इतिहास में कुछ पीछे ले जाना चाहूँगी। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को पता होगा पहले से, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को पता होगा पहले से, लेकिन फिर भी मैं इसे दोहराना चाहूँगी, लेकिन फिर भी मैं इसे दोहराना चाहूँगी। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी नवंबर 1946 में संविधान सभा बनी और दिसंबर 1946 में संविधान का निर्माण होना शुरू हुआ। उस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संविधान सभा के सभापति उस समय के तात्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक प्रयास के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ, लेकिन लागू नहीं। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। और इस संविधान को लागू करने के लिए चुनी गई एक ऐतिहासिक तारीख 26 जनवरी 1950 थी, क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में नेहरू जी द्वारा दिए गए भाषण में कहा कि 26 जनवरी 1930 तक हम अपनी आज़ादी ले लेंगे, और पूर्ण स्वराज का नारा लगाया। इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो असली हकदार होगा, जो असली हकदार होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी साथियों को स्वतंत्रता सेनानियों जैसे मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और गर्म दल के नेता लाल बाल पाल और शहीद हुए जवानों और सीमा पर सीना तान के खड़े जवानों और जाबाज सिपाहियों और देश के हर उस एक नागरिक को जो अपने काम को पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करता है, तहे दिल से मैं नीरज धाकड़
सभी का अभिवादन करती हूँ। दोस्तों, गणतंत्र, गण यानी लोग, तंत्र यानी सिस्टम, लोगों का सिस्टम, लोगों का तंत्र यानी लोकतंत्र। तो क्या वास्तव में यह आज के समय हमारे देश में लागू हो रहा है? और यदि लागू हो रहा है तो किस हद तक हो रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा। तो मैं अर्ज करूंगी सीमा पर खड़े जवानों और उन माओं की पुकार, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूखमरा सा सब व्यस्त है, खून गरीब का पीने में, राम मंदिर या बाबरी का पच नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ, चीख सुनाने आई हूँ। दोस्तों, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा और छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के सत बिसत अध जले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर हमारे नेतागण कहते हैं कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद और आतंक को समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज़्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ, क्यों काम आ रहा हूँ। दोस्तों, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के शरीर के चिथड़ों को देखकर बोली, साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। दोस्तों, जब एक शहीद हुए जवान की माँ और विधवा की वेदना चीख चीख कर यह कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोने हालों की लंगोटियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, अरे ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियां चली गईं। आपके लिए कोई पार नहीं मनाए साहब, मेरे तो घर की रोटियां चली गईं, मेरे तो घर की रोटियां चली गईं। बाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है। अब मैं एक गरीब की पुकार को अर्ज करना चाहूँगी, मजदूर को मजबूत समझिए, मजबूर नहीं, मजदूर को मजबूत समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और यदि दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है, और यदि आप कहेंगे कि साल भर में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वह बच्चा ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप इसे भी उसकी देशभक्ति कहेंगे? यह देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालय को जानते हैं, क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं और न शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अब मैं धर्म के लिए कुछ अर्ज करना चाहूँगी। न सरकार मेरी है और न रब मेरा है, न सरकार मेरी है और न रब मेरा है, और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और यह भारत मेरा है, और यह भारत मेरा है। परंतु एक बीमारी हमारे समाज में नज़र आती है। कहा जाता है कि हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है,
जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की ज़रूरत है और न मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है। अब मैं शिक्षा प्रणाली के लिए कुछ अर्ज करना चाहूँगी। एक शिक्षित बीमारी भी हमारे समाज में नज़र आती है। मैं बता दूं कि इस शिक्षित बीमारी का केवल एक कारण यह है कि देश की शिक्षा नीति केवल दो तरह के लोगों के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान हैं। इसी तरह की कई गजब बीमारियां हैं और इन बीमारियों की जड़ है वह हमारा अंधविश्वास। अब मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षक वर्ग ही बिल्ली का रास्ता काटने पे खड़े हो जाना, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरे के धर्म की अवहेलना करता रहेगा। जरा सोच कर देखिए, यह पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं। जरा सोच कर देखिए, यह पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, तब ना तो इससे अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारे राष्ट्र का निर्माण संभव हो। असल में हमारे राष्ट्र का निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब एक गरीब का बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा और स्वच्छ मान मूल्यों के आंकड़ों के चिन्ह अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारे राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती हैं। आई बीइंग ए इंडियन, I being a student, I being a symbol, daughter of this motherland, feel proud to be an Indian। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी यह कहती हूँ कि हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी, भक्तों से ही देश की शान है, भक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा। जय हिंद।